आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सरकार से बाहर होते ही लालू परिवार के ऊपर असर दिखने लगा। जी हाँ, जो तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी अब तक जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को कूड़े के ढेर में फेंक रहा था, जांच एजेंसी को ठेंगा दिखा रहा था, अब वह उसी जांच एजेंसी के सामने बड़े ससम्मान पूछताछ के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जिस तरीके से कल बिल्कुल टाइम पे लालू प्रसाद यादव जी ने पटना ईडी के ऑफिस में हाजिर हो गए पूछताछ के लिए, वह दिखाता है कि जब व्यक्ति सत्ता में रहता है तब उनका सोच, उनका रुआब क्या होता है, और जब सत्ता से बाहर हो जाता है तब उनकी सोच और रुआब कैसा रहता है। सत्ता में रहने का ही एक हनक था जो अब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी उसी जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को कूड़े के ढेर में फेंक देता था और ठेंगा दिखा देता था, जिनके सामने वह कल उपस्थित हुए पूछताछ के लिए। और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी उपस्थित होंगे। कल 10 घंटों तक लालू प्रसाद यादव जी से जॉब फॉर लैंड स्कैम में जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ किया। संभवतः लालू प्रसाद यादव जी भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिनके अपने अपराधों का सजा उनका पूरा परिवार भुगत रहा है या भुगतेगा। इस देश में बहुत से नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, बहुत से नेता जेल भी जा चुके हैं, सजा भी काट चुके हैं, और खुद लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में 5 मामलों में सजायाफ्ता अपराधी हैं। लेकिन उनके उस अपराध के लिए उन्होंने अपने उस भ्रष्टाचार में अपने पूरे परिवार को सहयोगी बना लिया, जिसका देन है कि आज उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों से घिरा हुआ है। पूरा परिवार जेल के मुहाने पे खड़ा हुआ है। जो लोग इस सत्ता परिवर्तन जो अभी अभी बिहार में 2 दिन पहले हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या नीतीश कुमार के ऊपर तरह तरह का सवाल खड़ा कर रहा है, जो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है नीतीश कुमार को लेने से। ऐसे समर्थकों को, ऐसे शुभचिंतकों को यह भी समझना चाहिए कि जिस फैसले पे आप सवाल उठा रहे हैं उसी फैसला का देन है कि आज आपको इस तरीके का कार्रवाई देखने को मिला है। नहीं तो अगर नीतीश कुमार यह सरकार नहीं गिराता, अगर सत्ता से लालू परिवार अगर बाहर नहीं होता, तो ईडी का एक नहीं 1000 सम्मान आ जाता, फिर भी पूछताछ में लालू परिवार सहयोग नहीं करता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, और उन्होंने जनसभा में कहा है, एक बार नहीं कई एक बार कहा है, उन्होंने इस देश के लोगों को, आम जनता को गारंटी दिया है कि एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगा, सबका हिसाब होगा। तो उसमें यह जरूरी है कि भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है, वह किसी भी सूरत में इस पोजीशन में न रहे जहां पर उनके ऊपर कार्रवाई करने में कोई परेशानी हो। सत्ता में रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किस तरीके से जांच एजेंसियों को धमकी दिया था, वह सत्ता का ही हनक था। जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही ये कहेगा कि जांच एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों का परिवार भी बिहार में ही रहता है, रिटायरमेंट के बाद आपको भी यहीं रहना है, समझ लेना, तो समझ जाइए कोई भी जांच एजेंसी और उसमें काम करने वाले अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। जिस तरीके से कल जितनी आसानी के साथ पैदल चलकर लालू प्रसाद यादव जी ईडी ऑफिस तक गए, पूछताछ में सहयोग किए, अगर उनका सरकार होता, वह सरकार में होते, तो क्या यह संभव था? माहौल उसी तरीके का रहता जिस तरीके से कल कुछ मुट्ठी भर समर्थक लालू प्रसाद यादव के साथ ईडी ऑफिस के बाहर जमावड़ा लगाए थे। उनके पहुंचने के समय वह नारेबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। यह सत्ता परिवर्तन का ही असर था। अगर सरकार रहता, उनका सरकार में जिस तरीके से वो थे, अगर उस तरीके से रहते, तो फिर कल पटना का नजारा कुछ और होता, ईडी ऑफिस का नजारा कुछ और होता। संभव है कि जो ईडी के अधिकारी पटना आए थे पूछताछ के लिए, वह वापस पटना से नहीं जा पाते। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ हुआ, उसी तरीके का घटना घट सकता था। सत्ता में रहने का एक अलग प्रभाव होता है। सत्ता में रहने का ही असर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 9 सम्मन को भी ठेंगा दिखा रहा है। शायद इतना सम्मन जांच एजेंसी अब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया होगा, लेकिन
उनके किसी भी सम्मन का असर हेमंत सोरेन पे नहीं होता है। एक सम्मन अगर किसी आम व्यक्ति को, किसी छोटे मोटे अपराधी को, अगर पुलिस थाने से भी चला जाता है ना गांव में, अगर एक चौकीदार अगर किसी के घर पे जाकर कह दे कि तुम्हारे खिलाफ समन आया है, तुम्हें दरोगा साहब बुलाया है थाने में, तो उस व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है। वह सिर्फ जाता ही नहीं है, अपने साथ 5, 7, 10 ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोगों को लेकर जाता है, जिससे उनको उस मामले में कुछ सहूलियत मिल सके, वो कुछ पैरवी करवा सके थाने में जाकर कि इस मामले में उसे कुछ सहूलियत दिया जाए। लेकिन यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी, देश का सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी, जिसके पास कुछ संवैधानिक अधिकार है, उसके सम्मन को भी सत्ता में रहने वाले नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनका परिजन कूड़े के ढेर में फेंक देता है। एक तरह से उनको ठेंगा दिखाता है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, या इस देश का और भी कोई ऐसा नेता हो जिसके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो सत्ता में शामिल हो। कल पटना में जब लालू प्रसाद यादव जी से पूछताछ हो रहा था, उस समय उनके बहुत से समर्थक मीडिया वालों के सामने बयान दे रहा था। ये कह रहा था कि ईडी नरेंद्र मोदी का दलाली कर रहा है, वो गलत कार्रवाई कर रहा है। उन समर्थकों को बताना चाहिए कि ये जो केस है, यह जो आरोप लगा है इनके ऊपर, वह कब लगा, और अगर गलत कार्रवाई है तो फिर ये इन केसों में जमानत लेकर क्यों घूम रहा है। ये सब वही समर्थक है। जब मनीष कश्यप के ऊपर तेजस्वी यादव और उनकी पुलिस ने कार्रवाई किया था, जब मनीष कश्यप का घर की कुर्की जब्ती हो रहा था, जब उनके घर से कल और उनका खिड़की दरवाजा उखाड़ के ले आया गया, उसका बैंक में रखा हुआ 42-43 हजार रुपये सीज कर दिया गया, तो यह समर्थक कह रहे थे और उसके नेता कह रहे थे कि नहीं, मनीष कश्यप गलत तरीके से पैसे कमाया है, वह धोखाधड़ी किया है, फर्जीवाड़ा किया है, वह दंगाई है, उसने दंगा भड़काने का काम किया है। लेकिन जब बारी तेजस्वी यादव और लालू परिवार का आया, जिनके ऊपर साफ साफ यह जांच एजेंसी कह रहा है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है मेरे पास, इन्होंने मंत्रालय में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए अपने पावर का गलत फायदा उठाया। बिना वैकेंसी, सिर्फ जमीन रजिस्ट्री करने के तुरंत बाद बहुत से ऐसे लोगों को नौकरी दिलवाया इन्होंने, जिसका साक्ष्य है जांच एजेंसियों के पास कि किस तरीके से एक तरफ लालू परिवार के लोगों के नाम पे जमीन की रजिस्ट्री होती थी और उसके तुरंत बाद जो व्यक्ति जमीन इनको देता था, उसके परिजनों को, उनके परिवार में किसी को या खुद उसी को रेलवे में नौकरी मिल जाता था। समाजवाद के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग किस तरीके से जब मुख्यमंत्री थे तो 950 करोड़ रुपए का अपने ही सरकार के खजानों में चूना लगा दिया और पशु का चारा ये लोग खा गए, जिसमें कोर्ट ने इनको आरोपी माना, कोर्ट ने इनको सजा सुनाया। और जब केंद्र में मंत्री थे 2004 से 2009 के दौरान यूपीए 1 में, तब 600 करोड़ रुपए का यह जॉब फॉर लैंड घोटाला का खुलासा हुआ। यह सब समाजवादियों का कहानी है, जिन्होंने समाजवाद के नाम पे अपना सरकार बनाया, सत्ता में आया, अपना पहचान बनाया, दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, जिनके नाम पे इन्होंने सरकार बनाया, इन्होंने नेता बना, उन सभी लोगों को मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया, और वो भी अपने प्रदेश में नहीं, अपने प्रदेश से बाहर सबको पलायनवादी बना दिया, पलायन करने के लिए विवश कर दिया, और खुद उन्हीं लोगों के नाम पे करोड़ों रुपये का संपत्ति अपने और अपने परिवार के लिए अर्जित किया, इकट्ठा कर लिया। मात्र 1.5 साल की उम्र में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी करोड़पति बन गए, जिनके नाम पे, जिन गरीब पिछड़ों के, दलितों के, अति पिछड़ों के नाम पे इन्होंने राजनीति किया। उनके परिवार में 1.5 साल के बच्चा को 1.5 साल तक दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उससे पहले ही बहुत से ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों को पैसे के अभाव में, सुविधा के अभाव में दूध के जगह कुछ कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं। कोई प्रोटीन नहीं, जो उनके पास उपलब्ध होता है, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होता है दूध पिलाने को। लेकिन उतने उम्र में, 1.5 साल की उम्र में, ये गरीबों के नाम पे, दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, समाजवाद के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने अपने बेटों को करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। और जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है तो इनके समर्थक कह रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है। अरे गलत कैसे हो रहा है, कुछ तो तथ्य बताओ भाई। या तो ये कहो कि ये जो आरोप है, यह जो
घोटाले का आरोप है, ये झूठा है और ऐसे झूठा है, ये तथ्य है, ऐसे ऐसे हुआ था और इस तरीके से इनको गलत फंसाया जा रहा है। तथ्य रखो ना भाई, ये कहो कि जांच एजेंसियों का आरोप झूठा है, ऐसा नहीं किया लालू प्रसाद यादव ने, या उनके समय में ऐसा नहीं हुआ था, गलत झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उनके बेटियों ने एक तरह से जांच एजेंसियों के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनकी जो एक बेटी है, जो जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हीं के टिप्पणी के कारण, उनके अपने बड़बोलेपन के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत हुआ। नीतीश कुमार को मजबूरन इनके साथ सरकार गिराना पड़ा। रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने जिस तरीके का ट्वीट पहले किया था, उसी तरीके का ट्वीट इस मामले को लेकर भी किया कि हमारे पिताजी बीमार है, लाचार है, चल नहीं सकते हैं, बिना सहारा के वो खड़ा नहीं हो सकते हैं। अरे यार, जब से तथाकथित इंडिया अलायंस बना है, तब से देश में जितनी भी जगह पे इसकी बैठकें हुआ है, ऐसा कोई भी बैठक नहीं है जिस बैठक में लालू प्रसाद यादव जी अपने पैरों पे चलकर उस बैठक का अगुवाई न किए हैं। यानी कि राजनीतिक कार्यक्रम में जाने के लिए स्वस्थ है, अपने पैरों पे चल सकते हैं। खुद पटना की बैठक में लालू प्रसाद यादव जी का अपना बयान है कि अब मैं फिट हो गया हूं, अब नरेंद्र मोदी को फिट कर देना है। यह लालू प्रसाद यादव जी का बयान है, किसी दूसरे ने नहीं दिया, किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा कि अब लालू प्रसाद यादव जी फिट हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव जी खुद अपने मुंह से ये बात कहे थे। बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दिए, हर चीज कर रहे हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं। राजनीति का वो हर एक कार्य कर रहे हैं जो एक राजनेता करता है। पूरा राजनीति चला रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जब सामना करना पड़ता है तो इनके परिवार और इनके नेता और इनके समर्थक कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी बीमार है, वह लाचार हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल सही बात। जिनके ऊपर यह जिम्मेवारी था कभी कि अपने प्रदेश का और अपने प्रदेश के लोगों का भविष्य अच्छा करे, उनके लिए काम करे, उनको देश के उनको पूरे देश से जोड़े, उस व्यक्ति ने अपने उस दायित्व को भुलाकर अपने ही प्रदेश और अपने ही प्रदेश के लोगों के हक को लूटना शुरू कर दिया, लूट लिया और उस लूट से अपने परिवार को करोड़पति और अरबपति बना दिया। और जब आज उसका हिसाब हो रहा है, जब उस लूट के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, उस लूटे गए संपत्ति के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, तो आज इन सबको याद आ रहा है कि वो लाचार है, बीमार है, बूढ़ा है। और उन्हीं के उसी नैरेटिव में बिहार के कुछ लोग भी फंस जाते हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि आज उनके परिवार के लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने किस लिए जाते हैं, उसमें किसका दोष है। जो लोग आज यह सवाल खड़ा कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी को गलत परेशान किया जा रहा है, उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए पूरे देश, इस देश में, पूरे भारत में 28 राज्य है, पूर्ण राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से किसी भी प्रदेश का व्यक्ति बिहार में मजदूरी करने क्यों नहीं आता है, बिहार में रिक्शा चलाने क्यों नहीं आता है, बिहार में काम करने क्यों नहीं आता है। क्या कारण है कि बिहार का ही लोग इन सभी प्रदेशों में जाता है और फिर पिटता भी है। कभी बैंक तेलंगाना में पिटता है, तो कभी बंबई में पिटता है, तो कभी कर्नाटक में पिटता है, तो कभी कहीं पिटता है। यानी कि मेहनत करने के बावजूद भी पीटा जाता है। और इसमें गलती उन प्रदेश के लोगों का भी नहीं है, क्योंकि उनको भी अपने प्रदेश में रोजगार चाहिए। उनकी सरकारों ने, वो जिन सरकारों को वोट देता है, वो सरकारों ने उनके लिए व्यवस्था किया है उनके प्रदेश में, जिस पर बिहार के लोग जाकर अपना अधिकार जताते हैं। उनका भी जो प्रश्न है वो जायज है कि अगर बिहार के लोग वहां जाकर काम करेंगे तो फिर वहां के लोग कहां जाएंगे, क्योंकि अपने गलती को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं आप। आज अगर बिहार में रोजगार का कमी है, बिहार में अगर व्यवस्था नहीं है मजदूरी करने के लायक, मजदूरों के लायक, बिहार में अगर उद्योग नहीं है, कल कारखाने नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवार तमिलनाडु का लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार कर्नाटक का लोग नहीं है, या इसके लिए महाराष्ट्र का लोग जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए पूर्ण रूप से बिहार का लोग जिम्मेवार है। तो फिर बिहार के लोगों की गलती को महाराष्ट्र का या तमिलनाडु का या कर्नाटक का लोग क्यों ढोएगा? ये तो बिहार के लोगों से पूछना चाहिए, जो आज ऐसे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा है। उन भ्रष्टाचारियों के लिए सड़क पे उतर के दंगे फसाद करने को तैयार हो जाते हैं, उनको
पूछना चाहिए, उनसे उनसे पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ये जो बिहार में रोजगार का समस्या है, पूरे बिहार का लोग मजदूर बनकर पूरे देश और दुनिया में भटक रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसा नहीं कि पहले बिहार में रोजगार नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी। आजादी के बाद से लेकर 1990 तक बिहार में लगभग 34 चीनी मिलें चल रही थी। 1990 से लेकर सिर्फ 2005 15 सालों में उनमें से अधिकतर चीनी मिलें बंद हो गया, सड़ गया, गल गया, धंस गया। अन्य कई तरह के फैक्ट्रियां था, बहुत सारे उद्योग धंधे थे, सब के सब चौपट हो गया। बिहार के जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी काम करवाने वाले व्यक्ति थे, वो सब के सब 90 से लेकर 2005 15 सालों के बीच में बिहार को छोड़कर बाहर चले गए। बिहार को तेज दिया, त्याग दिया, क्योंकि उन सभी के सामने उन 15 सालों में, जिसको जंगल राज के रूप में याद किया जाता है, ऐसी समस्या पैदा कर दिया गया था, ऐसा माहौल बना दिया गया था कि बिहार में उनके लिए रहना संभव नहीं था। इन सब बातों को भूलकर और बेशर्मी के साथ अगर आज भी ऐसे नेताओं के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे नेताओं के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं, तो फिर उनको विचार करना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि इन सभी समस्याओं का कारण क्या है और किस नैतिकता से उस व्यक्ति का समर्थन करते हो, उसका बचाव करते हो, जिसने आपके और आपके परिवार को लूटा, आपके परिवार के हक का पैसा अपने परिवार के और अपने बच्चों के नाम पे इकट्ठा किया। इसका जवाब लोगों को, बिहार के लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। फिर उनको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी के समर्थक और लालू प्रसाद यादव के समर्थक में क्या फर्क है, दोनों का समर्थन करने में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।